तो बच्चों हम बात कर रहे हैं टॉपिक किसकी, आइसोमेरिज्म की। हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है आइसोमर्स क्या होते हैं। आइसोमर्स वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले क्या होते हैं सेम, पर उनके स्ट्रक्चर्स जो है वो क्या होते हैं डिफरेंट, जिनकी वजह से कुछ केमिकल और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स उनके क्या हो जाते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं। और इस फिनोमिना को हम बच्चों क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म। अगर हम ओवरऑल देखें तो आइसोमेरिज्म दो टाइप की होती है। एक होती है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक होती है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होती है, इनके अंदर हाइड्रोकार्बन्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम है, पर इनके स्ट्रक्चर्स क्या है बेटा, डिफरेंट है। और वो अलग तरीकों से अरेंज्ड होते हैं सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म फर्दर 5 अलग अलग टाइप्स की होती है बेटा। सबसे पहली इसके अंदर आती है बेटा चेन आइसोमेरिज्म, मतलब आइसोमर्स जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम है, पर कार्बन चेन जो है वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। या तो उनके पास स्ट्रेट चेन होगी या फिर उनके पास क्या होगी, ब्रांच्ड चेन। जैसे बेटा इस हाइड्रोकार्बन का नाम क्या है, एन ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन, जिसके अंदर 4 कार्बन एटम है ना। तो इसके अंदर जो चेन है वो 4 कार्बन की है, लेकिन ये उसका आइसोमर है जिसकी चेन 3 कार्बन की है, और इसका नाम क्या है, आईयूपैक 2 मिथाइल प्रोपेन। दोनों के अंदर 4 कार्बन एटम है, ठीक है, और 10 हाइड्रोजन एटम है। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C4H10, पर दोनों के स्ट्रक्चर्स, दोनों की चेन जो है बेटा वो क्या है, डिफरेंट है। इन्हें कहते हैं चेन आइसोमर्स। दूसरी टाइप की जो बेटा हमारे पास आइसोमेरिज्म आती है वो है पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब इनके भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप की या बॉन्ड की पोजीशन जो है बेटा वो डिफरेंट होगी। सर कैसे, ये देखिए बेटा, ब्यूट 1 मतलब इसके अंदर जो डबल बॉन्ड है वो पहले कार्बन पे है, तो ये हो गया बेटा फर्स्ट कार्बन, ये हो गया सेकंड, थर्ड, फोर्थ। लेकिन इसके अंदर जो डबल बॉन्ड है वो सेकंड कार्बन पे है, इसलिए इसका नाम क्या है, ब्यूट 2 तो फंक्शनल ग्रुप जो है बेटा वो क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। आप इसके अंदर एक और एग्जांपल ले लीजिए बेटा। ये देखिए CH3 CH2 CH2OH, इसका नाम हो गया प्रोपेन 1 ऑल। और इसका नाम हो गया बेटा प्रोपेन 2 ऑल। तो आप देख सकते हैं पोजीशन फंक्शनल ग्रुप की बेटा क्या होगी, बदल गई, लेकिन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C3H कितना आ रहा है इसके अंदर, 7OH। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C3H8O। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों के केस में सेम है, बट फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन जो है बेटा वो क्या है, डिफरेंट है। इसमें से कुछ कॉपी करना है तो आप कॉपी कर सकते हैं, मार्किंग करनी है तो कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। फंक्शनल आइसोमेरिज्म, इसके अंदर आइसोमर्स जो है
वो डिफर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। जैसे हम बात करें CH3, CH2, CHO, कभी मुझे बता सकता है कि इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा प्रोपेनल। लेकिन मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3, क्या नाम हो गया इसका? प्रोपेनोल। तो एक तरफ एल्डिहाइड है, एक तरफ कीटोन है, फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया? चेंज। पर इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C3H6O। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो क्या है? सेम है। इसे कहते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म। एक और एग्जांपल हमें यहां पे दे रखा है उन्होंने, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C2H6O। तो ये क्या बन गया? CH3CH2OH, इथेनॉल। ये तो अल्कोहल हो गया, ठीक है। लेकिन आप इसको अरेंज करके CH3O, CH3 भी बना सकते हैं। ये हो गया मिथॉक्सी, मीथेन, एंड ये क्या हो गया? ईथर। सो दिस इज नोन एज फंक्शनल आइसोमेरिज्म। कर लीजिए कॉपी। नेक्स्ट देखते हैं बेटा मेटामेरिज्म। इसमें क्या होता है? इसमें एल्काइल ग्रुप, कार्बन चेन जो है उसको हम चेंज करते रहते हैं विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप। मतलब वो सब एक ही फैमिली को, एक ही फंक्शनल ग्रुप को बिलोंग करते हैं, पर कार्बन चेन हम अलग अलग कर सकते हैं। जैसे बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C4H10O। ये हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं बेटा, इसका नाम हो गया इथॉक्सी ईथेन। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इसका नाम हो गया बेटा मिथॉक्सी प्रोपेन। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। मतलब ये 1 पे आ रहा है, ये मिथॉक्सी 1 पे आ रहा है, और ये वाला मिथॉक्सी जो है वो किस पे आ रहा है बेटा? 2 पे आ रहा है। इसको हम कॉमन नेम में ऐसे भी लिखते हैं, मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर। इसको हम लिखते हैं मिथाइल प्रोपाइल ईथर। मिथाइल प्रोपाइल ईथर। और इसको हम कैसे लिखते हैं? डाई इथाइल ईथर। तो सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वही है बेटा, पर सिर्फ कार्बन चेन, एल्काइल ग्रुप जो है वो बदलता जा रहा है, डिफर करता जा रहा है। कर लीजिए कॉपी बेटा, उसके बाद फिर हम टॉटोमेरिज्म करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आइसोमेरिज्म देखते हैं, दैट इज टॉटोमेरिज्म। कहते हैं ये अराइज करती है फर्स्ट एटम से
थर्ड एटम पर माइग्रेट करने पर, किसके, प्रोटॉन के, ये दो आइसोमर्स जो होते हैं ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं डायनामिक इक्वी, मतलब एक दूसरे में बदल रहा है, दूसरा पहले वाले में बदल रहा है, एंड इसको हम कहते हैं टॉटोमरिज्म या प्रोटोट्रोपी। सबसे अच्छा इसके अंदर एग्जाम्पल होता है कीटो इनोलाइजेशन। अब जरा इसका एग्जाम्पल देखिए, मेरे पास CH3 है, C डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। इस कंपाउंड का नाम अगर आप देखें तो क्या है, प्रोप 2 पे इन, सॉरी 1 पे इन 2 पे ऑल। इन शॉर्ट में मैं इसको कह रहा हूं इन ऑल। इन का मतलब हो गया अनसैचुरेटेड और ऑल का मतलब हो गया अल्कोहल, तो इसलिए इसका नाम आ गया इन ऑल। तो प्रोप 1 इन 2 ऑल। अब सिचुएशन क्या होती है कि जो ये वाला हाइड्रोजन है, ये जिस ऑक्सीजन के पास है उसको हमने कहा फर्स्ट एटम, ये हो गया सेकंड एटम और ये हो गया थर्ड एटम। ये इसके पास शिफ्ट कर जाता है और ये डबल बॉन्ड यहां पे आ जाता है। तो प्रोटॉन के शिफ्ट करने की वजह से अब मेरे पास ये क्या हो गया, CH3 डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3। ये कौन सा हाइड्रोकार्बन हो गया, कीटोन। इस आइसोमेरिज्म को हम क्या कहते हैं, टॉटोमेरिज्म। और टॉटोमेरिज्म के अंदर ये किसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है कीटो और इनोल के बीच का एग्जाम्पल, इसलिए इस फिनोमिना को हम कहते हैं कीटो इनोलाइजेशन। अब नॉर्मली होता क्या है कि मैंने आपको बोला कि बेटा प्रोपेनोन बनाओ, आपने 100 ml प्रोपेनोन बनाया, आपको लगेगा कि 100 ml प्रोपेनोन है उसके अंदर, पर ऐसा नहीं होता। एक्चुअली में उसके अंदर 70 ml प्रोपेनोन होगा और 30 ml जो है बेटा वो कौन होगा, प्रोप 1 इन 2 ऑल। तो ऐसा होता है कि हम सब्सटेंस या प्रोडक्ट या हाइड्रोकार्बन तो कोई और थॉट प्रोसेस से बनाते हैं, लेकिन उसके साथ एक और हाइड्रोकार्बन साथ साथ बनता हुआ आता है। इस केस के अंदर जो हम बात कर रहे हैं, जब हम प्रोपेनोन बनाते हैं तो प्रोपेनोन 100% नहीं बनता, उसके अंदर 10%, 20%, 5% एक और प्रोडक्ट बनता है जिसको हम कहते हैं प्रोप 1 इन 2 ऑल या इन ऑल। इस आइसोमेरिज्म को हम कहते हैं बेटा टॉटोमेरिज्म। और सिंस ये कीटोन और अनसैचुरेटेड अल्कोहल के बीच में हो रही है, इसलिए इसका नाम है कीटो इनोलाइजेशन। आप कॉपी कर सकते हैं, किसी को कोई चीज पूछना हो तो। आगे बढ़ते हैं, देन हम बात करते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म की। अब ये आइसोमेरिज्म हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, ठीक है ना, तो जो पार्ट नहीं है वो हम कटवा देंगे आपको। अब इसमें क्या होता है, आइसोमर्स इनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूले सेम होते हैं, बट दे डिफर इन द डिस्पोजिशन या रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स इन स्पेस। ये दो टाइप की होती है, ज्योमेट्रिकल जो हमारे कोर्स में है हम पढ़ेंगे। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है, इसके अंदर डबल बॉन्ड होना चाहिए। आप देख लीजिए बेटा, डबल बॉन्ड कार्बन है, अगर एल्काइल ग्रुप सेम साइड पे आ रहे हैं तो नाम के आगे क्या लग जाएगा बेटा, सिस। लेकिन अगर वो ऑपोजिट साइड पे आ गए तो नाम के आगे क्या लग जाएगा, ट्रांस। दोनों केस के अंदर
मॉलिक्यूल कौन सा है? हेक्स 3इन, लेकिन ये है सिस हेक्स 3इन, और ये है ट्रांस हेक्स 3इन। ऐसे ही आप ब्यूटीन का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर आपने दोनों CH3 सेम साइड पे लिख दिए, अब आप नीचे लिखो ऊपर लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। मैं आपको दोबारा लिख के दिखा देता हूं। CH3 यहां पे आपने लिखा H, यहां पे आपने लिखा है, इसका नाम क्या हो जाएगा? सिस ब्यूट 2इन। और अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं, एक CH3 ऊपर लिख दिया, एक CH3 नीचे लिख दिया, तो ये आ जाएगा ट्रांस ब्यूट 2इन। दिस इज नोन एज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कर लो कॉपी बेटा। मैं इसी में आपको एक और चीज दिखाता हूं, समझाता हूं, ऐड ऑन करने के ऐड ऑन करके। अब देखो, एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन की तरफ जाती है। एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन की तरफ जाती है, नेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर की तरफ आ रही है। तो सिस का नेट डायपोल मोमेंट 0 नहीं होता, इसीलिए ये नेचर में क्या हो जाता है? पोलर। ट्रांस को देखो, डायपोल मूवमेंट जो है वो कार्बन की तरफ जा रहा है, नीचे से ऊपर। इस केस में वो कहां पे जा रहा है? नीचे से ऊपर। तो इसके अंदर दो डायपोल इक्वल एंड ऑपोजिट है, इसलिए नेट डायपोल मूवमेंट 0 हो जाता है, इसलिए ये मॉलिक्यूल नेचर में क्या हो जाता है? नॉन पोलर। सेम गोज यहाँ पे, एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, डायपोल मूवमेंट नीचे की तरफ गया। एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, डायपोल मूवमेंट नीचे की तरफ गया, नेट डायपोल मूवमेंट यहाँ पर आ रहा है। तो इसके लिए जो नेट डायपोल मूवमेंट है वो 0 नहीं है, तो ये मॉलिक्यूल क्या हो गया? पोलर। इस केस में डायपोल मूवमेंट नीचे से ऊपर जा रहा है, इस केस में डायपोल मूवमेंट ऊपर से नीचे आ रहा है, दोनों डायपोल इक्वल एंड क्या है? ऑपोजिट। तो नेट डायपोल जो है वो क्या हो गया? 0, और ये नेचर में क्या हो गया? नॉन पोलर। इसलिए हम कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, physical properties like boiling point, melting point, solubility, etc. of cis molecule या isomer is more than trans because cis isomer is more polar than trans। इस वजह से सिस आइसोमर की प्रॉपर्टीज थोड़ी सी बेटर या स्ट्रॉन्ग या ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ट्रांस। तो ये एक अच्छा पॉइंट है, अच्छा डिफरेंस है, तो आप कॉपी कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। बेटा ये हम कट कर देते हैं, ये हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। अब हम बात करते हैं बेटा कॉन्सेप्ट्स जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस में, मैकेनिज्म में इस्तेमाल होते हैं, उनके बारे में। तो यहाँ पे काफी चीजें इंपॉर्टेंट शुरू होती हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। कोई भी
रिएक्टेंट प्रोडक्ट देने से पहले बनाती है इंटरमीडिएट्स, मतलब ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक, क्या आ जाते हैं इंटरमीडिएट, और न्यू बॉन्ड्स फॉर्म, क्या आ जाते हैं प्रोडक्ट। तो सर ओल्ड बॉन्ड अगर आप कह रहे हैं ब्रेक होता है, बेटा फिजन का मतलब क्या होता है, ब्रेक। तो वो बॉन्ड कैसे ब्रेक हो सकता है, ध्यान रखिएगा बेटा, बहुत सिंपल है। कोई भी कोवैलेंट बॉन्ड दो तरीकों से ही बेटा ब्रेक किया जा सकता है। एक होता है होमोलिटिक फिजन। सर ये क्या होता है, अपना अपना इलेक्ट्रॉन अपने अपने पास ले जाओ, ए और बी आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। मैंने एनर्जी देके बॉन्ड ब्रेक कराया कि ए अपना इलेक्ट्रॉन ले गया और बी अपना इलेक्ट्रॉन ले गया। ऐसी स्पीशीज जो जनरेट होती हैं उनको हम कहते हैं फ्री रेडिकल्स। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनको हम कहते हैं बेटा लुईस स्ट्रक्चर्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनका नाम हो जाता है फ्री रेडिकल, कि अपना अपना इलेक्ट्रॉन अपने अपने पास ले जाओ। सर एक एग्जाम्पल देना, मेरे पास CH3Cl था, उसको मैं कैसे लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए। मैंने ब्रेक कराया, अपना अपना इलेक्ट्रॉन अपने अपने पास ले जाओ। ये आ जाएगा CH3, उसमें कार्बन का अपना इलेक्ट्रॉन और Cl उसके पास अपना इलेक्ट्रॉन। इस टाइप ऑफ ब्रेकिंग को हम क्या कहते हैं, होमोलिसिस। पर याद रखना, जब भी होमोलिसिस होगा तो H न्यू या फिर बेटा क्या लिखा होगा, सनलाइट। हमारे कोर्स में जितनी भी होमोलिसिस है, जितनी भी होमोलिसिस रिएक्शन है, कुल मिला के 5% हम रिएक्शंस जो पढ़ेंगे वो होमोलिसिस से होती है। अपना अपना इलेक्ट्रॉन अपने अपने पास ले जाओ, और यूजुअली होमोलिसिस जो होता है बेटा वो सनलाइट फेवर करता है। अब हम सनलाइट को H न्यू भी लिख देते हैं या फिर हम UV भी लिख देते हैं, तो वो डिपेंड करता है क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। आया समझ में बेटा? जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूं, क्लोरीन मॉलिक्यूल। क्लोरीन मॉलिक्यूल कैसे एग्जिस्ट करता है, Cl बॉन्ड Cl। हर क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इनका 7th इलेक्ट्रॉन एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाता है। आप सनलाइट देंगे, ये ब्रेक कर जाएगा और आपके पास 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन के क्या आ जाएंगे, फ्री रेडिकल। इन्हें क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनको कहते हैं लुईस स्ट्रक्चर। यहां पे ये हो गए फ्री रेडिकल। सर फिर दूसरा तरीका क्या है, बेटा दूसरा तरीका है बॉन्ड ब्रेक करने का, वो है हेटेरोलिसिस। इसमें आपको बॉन्ड ऐसा ब्रेक कराना है कि दोनों में से एक एटम जो होता है वो दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाता है। सर कौन सा एटम दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, 1 which is most इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ज्यादा होगी वो दोनों ले जाएगा। अब ये देखो बेटा, यहां पे ऐसा ब्रेक कराया कि बी दोनों इलेक्ट्रॉन ले गया। इसकी वजह से हमारे पास एक स्पीशीज पे चार्ज आता है पॉजिटिव। पॉजिटिव वाली स्पीशीज को बेटा हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल,
और नेगेटिव वाली स्पीशीज को हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल। अब यहां पे हमने बताया है B इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन A, इस वजह से ऐसा हुआ है। तो आपने अभी देखा बेटा CH3 बॉन्ड Cl था बेटा रिएक्शन, ये क्या शो करेगा? हेट्रोलिसिस। तो सर बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा? कोई मुझे बता सकता है कि कार्बन और क्लोरीन के अंदर किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है? क्लोरीन। वेरी गुड। ये ब्रेक करेगा, क्लोरीन दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, CH3 पे चार्ज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, और Cl पे दोनों इलेक्ट्रॉन आगे, चार्ज क्या आ गया? नेगेटिव। नेगेटिव वालों को हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल और पॉजिटिव वालों को हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। असलियत में CH3Cl ऐसे ब्रेक करता है। कर लो बेटा कॉपी, जो जो कॉपी करना है। तो आगे बढ़ते हैं हम। स्टेरिक हिंड्रेंस। अब बेटा किसी VIP से मिलना आसान होता है बेटा? क्यों? उसके आसपास बॉडी गार्ड होते हैं। वेरी गुड, उसके आसपास बॉडी गार्ड्स होते हैं। तो मतलब कोई भी VIP जो होता है वो स्टेरिकली प्रोटेक्टेड होता है। अब ऐसे ही बेटा मेरे पास ये एक कार्बन एटम है, इसके आगे पीछे 4 हाइड्रोजन एटम है, लेकिन मेरे पास एक और कार्बन एटम है जिसके साथ एक यहाँ पे बल्कि ग्रुप लगा है CH3, और फिर हमारे पास कौन हो गए? छोटे छोटे हाइड्रोजन एटम हो गए। फिर मेरे पास एक और कार्बन हो गया जिसके साथ 2 बल्कि ग्रुप लगे हैं और 2 हाइड्रोजन एटम लगे। फिर मेरे पास एक और कार्बन हो गया, 3 बल्कि ग्रुप हैं, साथ में एक और है, और मेरे पास एक और कार्बन है जिसके चारों तरफ 4 बल्कि ग्रुप है। मैंने ये वाला बॉन्ड जो है वो तोड़ना है। तो बताओ किस केस में सबसे ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा? लास्ट वाला। वेरी गुड, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज्यादा बल्कि ग्रुप है, इसलिए स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज्यादा है। इट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ बल्कि groups, hence bulky groups surrounding the carbon, hence it is difficult to break the bond. तो जहां पर बल्कि ग्रुप ज्यादा होते हैं और जितना बड़ा बल्कि ग्रुप होगा, अब इसी के अंदर मैं एक और चेंज क्या कर दिया, मैंने यहां पे CH3 लिखा और यहां पे मैंने C2H5 लिख दिया, मतलब मिथाइल की जगह इथाइल कर दिया। तो बेटा स्टेरिक हिंड्रेंस इसमें और ज्यादा बढ़ गई। सर क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक एल्काइल ग्रुप और बड़ा है, बल्कि है, तो मेरे को बॉन्ड तोड़ने में क्या होगी? दिक्कत होगी। भाई मैं कहां से जाऊं बॉन्ड तोड़ने के लिए? एनर्जी सप्लाई कहां से करूं? आपको तो ये लग रहा है कि सर कितना छोटा सा CH3 है इसके अंदर, लेकिन इसकी एक्चुअल शक्ल अगर देखोगे आप
तो ये होता है H, ये होता है C, ये होता है H, ये होता है H, ये होता है H C, ये हो गया H, ये हो गया H। तो देखो मेरे पास रास्ता ही नहीं है वो वाला बॉन्ड तोड़ने के लिए। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी हाउ टू ब्रेक दिस बॉन्ड। ये वाला बॉन्ड जो है वो हर तरफ से घिरा हुआ है, चारों तरफ से। तो अप्रोच दूसरों की इसके पास बेटा क्या हो जाती है, कम। जिसकी अब आप देख लोगे बेटा उसके पास उसके उस वीआईपी के पास बॉडीगार्ड बहुत ज्यादा है, आप बेटा अप्रोच ही नहीं करोगे। अब होता है ना, शोज होते हैं, भीड़ बहुत ज्यादा होती है, तो भीड़ क्या होती है बेटा, भीड़ इज स्टेरिक हिंड्रेंस, और वो हमारी अप्रोच को कम कर देती है, रोक देती है। समझ में आया बेटा? तो बल्कि ग्रुप्स जो है वो क्या कॉज करते हैं, सेम एटम के ऊपर कार्बन पर क्या कॉज करते हैं बेटा, रिपल्शन, जिसे कहते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक स्ट्रेन या वैन डर वाल स्ट्रेन। कर लो बेटा, कॉपी कर लो। आगे बढ़ते हैं अभी। इलेक्ट्रोफाइल्स, ये हमारी अगली डेफिनेशन है, और बेटा ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ठीक है। तो जरा यहाँ पे ध्यान देंगे कि इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं। बेटा इलेक्ट्रोफाइल्स को हम बार बार वर्ड यूज करेंगे, तो बेटा इसकी एक शॉर्ट नोटेशन है ई पॉजिटिव। मैं बार बार इसको बोलूंगा या लिखेंगे, तो मैंने आपको एक शॉर्ट नोटेशन दे दी बेटा, ई पॉजिटिव। अच्छा, इलेक्ट्रोफाइल्स पॉजिटिवली चार्ज या न्यूट्रल स्पीशीज होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं, जिनको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर, इसलिए बेटा इनको हम क्या कहते हैं, लुईस एसिड्स। तो लुईस एसिड्स कौन होते हैं बेटा, ऐसी स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करती है बेटा, एक्सेप्ट करती है, उनको लुईस एसिड्स बोलते हैं। एग्जाम्पल देखो बेटा पॉजिटिव वालों के, H पॉजिटिव, X पॉजिटिव। अगर आपके पास नोट्स है तो X पॉजिटिव पे 3 लोन पेयर दिखा दीजिएगा, इसे कहते हैं हेलोनियम। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, क्लोरोनियम, उसको हम कैसे लिखेंगे बेटा, Cl पॉजिटिव और Cl के ऊपर 3 लोन पेयर। ऐसे ही बेटा मैं लिख सकता हूं ब्रोमोनियम, Br पॉजिटिव और उसके ऊपर 3 लोन पेयर। आयोडोनियम, I पॉजिटिव। दूसरा हमारा एग्जाम्पल है नाइट्रोनियम, R पॉजिटिव। बेटा R का मतलब होता है एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप का हमारे पास एग्जाम्पल क्या होगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। बेटा कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज आता है उसे कहते हैं कार्बोकेटायन। कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा, कार्बोकेटायन। ये बेटा एग्जाम्पल्स हो गए इलेक्ट्रोफाइल्स जो पॉजिटिव वाले हैं। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स बेटा कौन कौन से होते हैं, R के साथ एक इलेक्ट्रॉन, मतलब कार्बन के साथ अगर एक नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हो बेटा, उसे कहते हैं फ्री रेडिकल। अभी पीछे आया था ना बेटा एक एग्जाम्पल मिथाइल का, CH3 एक इलेक्ट्रॉन, इसे बेटा क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल। ऐसे बेटा इथाइल भी हो सकता है ना। तो मैं यहीं पे लिख देता हूं, ये हो गया बेटा मिथाइल फ्री रेडिकल, ये हो गया इथाइल फ्री रेडिकल। ये होता है बेटा कार्बीन। कार्बीन की अगर हम शक्ल देखें तो कार्बन का सिंगल बॉन्ड एल्काइल के साथ, एक लोन पेयर और सिंगल बॉन्ड एल्काइल के साथ। हालांकि हम कार्बीन नहीं पढ़ेंगे, हम नाइट्रीन भी नहीं पढ़ेंगे। SO3, सर ये इलेक्ट्रोफाइल क्यों है बेटा, सल्फर का डबल बॉन्ड होता है ऑक्सीजन के साथ,
एक डेटिव बॉन्ड होता है ऑक्सीजन के साथ, एक डेटिव बॉन्ड होता है। BF3 3 सिंगल बॉन्ड हो गए। AlCl3 3 सिंगल बॉन्ड हो गए। FeCl3 3 सिंगल बॉन्ड हो गए। SnCl4 4 सिंगल बॉन्ड टेट्राहेड्रल शेप हो गई। सर ये सारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों हैं? तो जरा बेटा देखिए, इनके अंदर जो सेंट्रल एटम है उसके ऊपर बेटा इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। सर सल्फर ट्राइऑक्साइड के तो 4 बॉन्ड बन रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन के पास जा रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन के पास जा रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन के पास जा रही है। सल्फर के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, इसीलिए ये क्या है, लुईस एसिड। बोरॉन, AlCl3, FeCl3 इन सब के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इसलिए बेटा क्या है, लुईस एसिड। SnCl4 सर इसमें तो 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं बेटा, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लोरीन के पास जा रही है, क्लोरीन के पास जा रही है, क्लोरीन के पास जा रही है, तो Sn के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है बेटा, कम हो रही है, इसलिए ये लुईस एसिड है। आई होप आपको समझ में आया क्लास कॉन्सेप्ट। कर लो बेटा कॉपी इस चीज को, कोई चीज पूछनी हो तो आप पूछ लीजिए। तो आगे बात करते हैं, ये सब मैं हटा रहा हूं, बात करते हैं बेटा न्यूक्लियोफाइल्स की। एग्जैक्टली ऑपोजिट होते हैं बेटा न्यूक्लियोफाइल्स इनके। अगर इलेक्ट्रोफाइल्स पॉजिटिवली चार्ज है, न्यूक्लियोफाइल जो है बेटा वो नेगेटिवली चार्ज होगा या न्यूट्रल स्पीशीज है। इसको हम ऐसे लिख देते हैं, नेगेटिवली चार्ज न्यूट्रल स्पीशीज ये इलेक्ट्रॉन रिच होती है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ये पॉजिटिव और न्यूट्रल है, ये नेगेटिव और न्यूट्रल है, ये लुईस एसिड है, ये लुईस बेस है, ये एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर, ये डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर। एग्जाम्पल्स देखते हैं न्यूट्रल के, आप देख लो पानी के अंदर 2 लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन के ऊपर, अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, ये अल्कोहल हो गया बेटा, इसके अंदर 2 लोन पेयर होते हैं, ये हमें करने की जरूरत नहीं है। अमीन्स के अंदर नाइट्रोजन पे 1 लोन पेयर है, ये ईथर्स होते हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच हैं, ये ईथर्स हो गए, ये अल्कोहल हो गया, ये अमोनिया हो गया, ये पानी हो गया, है ना। ये आते हैं नेगेटिवली न्यूक्लियोफाइल्स। अब देखो बेटा हाइड्रोजन, ये देखो बेटा फर्क क्या होता है बेटा, H2 को हम कहते हैं मॉलिक्यूल, H इलेक्ट्रॉन के साथ बेटा हम कहते हैं फ्री रेडिकल, H पॉजिटिव को हम कहते हैं बेटा इलेक्ट्रोफाइल, और H माइनस को बेटा हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल या फिर हाइड्राइड। ऐसे ही बेटा हमारे पास क्या होते हैं, क्लोराइड, ब्रोमाइड, है ना, या इन जनरल अगर आपको बताना हो इनको हम लिखते हैं X नेगेटिव, हैलाइड। तो हैलाइड में क्या आ गया, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। अच्छा जैसे R के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो कार्बोकेटायन है, अगर बेटा R के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो बेटा वो कार्ब एनायन हो जाता है, ठीक है। इसके बाद ये आपको करने की जरूरत नहीं है बेटा, इसको कहते हैं हाइड्रोक्साइड।
इसको कहते हैं एल्कोक्साइड। इसको रहने दो। इसको हम कहते हैं अमाइड, साइनाइड। ये करने की जरूरत नहीं है। इसका नाम है फिनॉक्साइड। इसका नाम है एल्केनोएट। तो ये सारे जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है। जो मैंने कांटा मार दिया है उनको करने की जरूरत नहीं है। बाकी ये सारे नाम जो है वो आप कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे देख ही लोगे। इनफैक्ट इसको भी छोड़ दो, कांटा मार दो, कोई जरूरत नहीं है। कर लो बेटा, कॉपी कर लो इसको। इन्हीं दोनों टाइप ऑफ स्पीशीज के अंदर बेटा हमारे सारे इंटरमीडिएट्स आ जाते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स और किसमें, न्यूक्लियोफाइल्स के अंदर। आगे बात करते हैं बेटा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन अ कोवैलेंट बॉन्ड। और इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का नाम क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट। मार्क करो बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 11th में तो बेटा इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, और 12th के अंदर भी और किसी भी एंट्रेंस के अंदर बेटा ये टॉपिक जो है वो हिट लिस्ट पे होता है, टॉप प्रायोरिटी पे होता है। तो इस टॉपिक को बेटा समझ लो अच्छे से, बाद में फिर कभी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है जरा ये देखो। अब कुछ बताने से पहले मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि एफ जी का मतलब होता है बेटा फंक्शनल ग्रुप। हमारे पास दो ही टाइप के फंक्शनल ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और दूसरे होते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाले, है ना। इनको हम लिख देते हैं बेटा डोनेट करने वाले, इनके लिए हम क्या लिख देते हैं, ईडीजी, ये मेरी शॉर्ट फॉर्म है। और इनको हम क्या लिख देते हैं बेटा, ईडब्ल्यूजी। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले यूजुअली इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं बेटा, सिंपल सी बात है। और इलेक्ट्रॉन खींचने वाले इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बेटा, डेफिशिएंट होते हैं। तो जो जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स आप पढ़ोगे उनमें से या तो कोई खींचने वाला होगा या फिर कोई डोनेट करने वाला होगा। तो फंक्शनल ग्रुप जब आप किसी कार्बन चेन के साथ अटैच करते हो तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या तो पुल करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने से दूर करेगा या अपनी तरफ खींचेगा। और हम बात कर रहे हैं माइनस आई इफेक्ट की। मैंने कार्बन चेन के ऊपर एक ये वाला फंक्शनल ग्रुप लगाया जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग था। जैसे ही बॉन्ड बना, इसने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ थोड़ा सा खींचना शुरू कर दिया। पोलैरिटी, डायपोल मूवमेंट, वही कॉन्सेप्ट आ गया, जिसकी वजह से इसके ऊपर हल्का सा डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ गया, क्योंकि इसने अपनी तरफ खींचा। इलेक्ट्रॉन किसका खींचा, इस कार्बन का, इसीलिए बेटा इसके ऊपर हल्का सा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जितना डेल्टा नेगेटिव इसके ऊपर आएगा उतना डेल्टा इसके ऊपर आएगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके ऊपर बेटा क्या हो गई, कम हो गई। अब ये वाला कार्बन अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कंपेंसेट करने के लिए अपने साथ वाले कार्बन से खींचेगा, तो उसके ऊपर डेल्टा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ गया। बेटा डेल्टा का मतलब होता है स्मॉल, यहां पर। तो अगर 2 डेल्टा आ गए बेटा तो उसका मतलब होता है वेरी स्मॉल। और अगर 3 डेल्टा आ गए तो वो तो हो गया बेटा वेरी वेरी स्मॉल। इनफैक्ट सही बताऊं आपको, इसके बाद टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। आपको मेन जो ध्यान देना है वो यहां पे ध्यान देना है कि उस कार्बन के ऊपर
फंक्शनल ग्रुप बेटा किस टाइप का अटैच्ड है, या फिर आपको ध्यान कहां देना है, अल्फा कार्बन पे। अल्फा कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है कि ज्यादा हो रही है? अगर अल्फा कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। यहां पे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाला इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला इफेक्ट है, इसलिए इसको कहते हैं बेटा माइनस आई इफेक्ट। किसी को बेटा इंडक्टिव इफेक्ट नहीं समझ में आया हो तो पूछ लीजिए बेटा, मैं आगे पढ़ाना चाहता हूं। सर एक बार फिर से ब्रीफ कर दीजिए थोड़ा। बेटा मेरे पास ये एक कार्बन चेन है, एक मिनट, हम इसको नए कलर से करते हैं। बेटा मेरे पास एक कार्बन चेन है, अब वो 2 कार्बन की है, 3 कार्बन की है, 4 कार्बन की है, मुझे क्या लेना देना। मैंने उस कार्बन चेन के साथ बेटा क्या लगा दिया, फंक्शनल ग्रुप। जैसे ही मैंने उस कार्बन चेन के साथ फंक्शनल ग्रुप लगाया तो मैंने ऑब्जर्व किया कि ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच रहा है। मतलब ये जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन है और जो फंक्शनल ग्रुप का इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर हो रहा है, ये फंक्शनल ग्रुप उसको अपनी तरफ खींच रहा है थोड़ा सा। इस रीजन की वजह से इसके ऊपर थोड़ा सा डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। मैंने बात वर्ड यूज करी है थोड़ा सा। अगर इस फंक्शनल ग्रुप के ऊपर बेटा थोड़ा सा डेल्टा नेगेटिव चार्ज आया तो जाहिर सी बात है इसके ऊपर थोड़ा सा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आया होगा। समझ में आया बेटा? इस फिनोमेना को जिसके अंदर एक फंक्शनल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचता है, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप जो हमने लगाया है नेचर में वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, फिनोमेना को बेटा हम कहते हैं नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। हालांकि बेटा हम जानते हैं कि इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई है, लेकिन ये कार्बन भी अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कंपेंसेट करने के लिए अपने से पीछे वाले से इलेक्ट्रॉन खींचता है और वो अपने से पीछे पीछे वाले से खींचता है। लेकिन बेटा ये पहले स्टेप के बाद इन 2 स्टेप में इतनी कम होती है कि बेटा हम इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। तो हमारे लिए मेन जो बेटा कार्बन बचता है वो अल्फा कार्बन बचता है कि भाई वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है कि ज्यादा हो रही है। और अल्फा कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम तब होगी जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओगे। आया समझ में बेटा? तो आप कॉपी कर लीजिए, इसके बाद फिर मैं ये हटाऊंगा तो मुझे इसके एग्जाम्पल्स देने होंगे। सबसे पहले आप ये कॉपी कीजिएगा, उसके बाद फिर आप बाकी का कॉपी कीजिएगा। तो आज हम यहीं तक ही करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम इसका आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे। इनफैक्ट मैं इंडक्टिव इफेक्ट से ही शुरू कराऊंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर।